नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शनिवार को राहुल गांधी के लोकसभा में संविधान पर दिए गए संबोधन के बाद अब भाजपा और कांग्रेस का एक दूसरे के खिलाफ प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है, जिस पर अब वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी के हमलों का जवाब दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। बीजेपी का यही काम है, वो असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी शुक्रवार को लोकसभा में अपना पहला संसदीय संबोधन दिया था। इसके बारे में भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जो भाषण दिया था उससे अडानी शब्द हटा दिया गया। क्यों? अडानी कोई असंसदीय शब्द है? बीजेपी वाले किसी का भी नाम ले सकते हैं और हम अडानी का नाम नहीं ले सकते। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के संबोधन पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक भी नई बात नहीं बोली है। मुझे दशकों बाद यह एहसास हुआ कि जैसे स्कूल में गणित का डबल पीरियड होता था, उसमें बैठी हूँ। भाषण के दौरान जेपी नड्डा अपना हाथ मल रहे थे। जैसे ही मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक से वह एक्टिंग करने लग गए कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह अपना सिर सहला रहे थे। पीयूष गोयल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सोने वाले हैं। प्रियंका ने कहा कि मेरे लिए यह एक नया एहसास था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था प्रधानमंत्री कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उन्होंने खोखले 11 संकल्प दिए। प्रियंका ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है तो अडानी पर बहस करें। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा में दिए गए संबोधन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत लंबा भाषण था। पत्रकारों से बेहतर कौन जानता होगा कि जुमले से किसको जाना जाता था। आज हमको 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। अखिलेश ने कहा कि ये लोग यानी प्रधानमंत्री और बीजेपी जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं वह उनके दल में भरा पड़ा है। अखिलेश ने कहा कि ये लोग यानी प्रधानमंत्री और बीजेपी जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं वह उनके दल में भरा पड़ा है। ये कह रहे हैं कि आरक्षण दे रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। अखिलेश यादव ने आगे जातीय जनगणना पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। वो दिन आएगा जब जातीय जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक भी मिलेगा। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्क्रिप्ट राइटर उनका बहुत नुकसान कर रहे हैं और देश का भी नुकसान हो रहा है। संविधान सभा को अधिकार दिया गया था। आपको मालूम है 47 में क्या स्थिति थी? दोनों तरफ खून की नदियां बह रही थीं। आप कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। वो क्या संशोधन था? वो तथ्यों के साथ किफायती हैं। सारे तथ्य उन्होंने नहीं दिए हैं। आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। संविधान सभा ने ही संविधान बनाया था। अंतरिम सरकार को उस समय की स्थिति को देखते हुए अधिकार दिया गया था। वाजिब प्रतिबंध की बात की गई थी। पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास हो रहे थे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तथ्यों से खिलवाड़ मत कीजिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में शनिवार को 11 संकल्प पेश किए, जिनमें वंचित वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण को बरकरार रखना, लेकिन धर्म आधारित कोटा का कड़ा विरोध करना शामिल है। लोकसभा में भारतीय संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिवसीय बहस का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि संविधान सभा ने गहन चर्चा के बाद धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ फैसला किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इसका वादा कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार इस बात पर अड़ी है कि देश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को आरक्षण देकर SC, ST और OBC के लिए आरक्षण को कमजोर कर रही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर में मैतई और कुकी दोनों समुदायों से बात कर रही है और उम्मीद है कि मौजूदा स्थिति का समाधान निकल आएगा। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस और भाजपा को अपनी राजनीति के लिए जवाहरलाल नेहरू
या विनायक दामोदर सावरकर को दोष देना बंद करना चाहिए और इसकी बजाय भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संविधान पर सावरकर की आलोचना का हवाला दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर ठाकरे ने कहा कि संविधान पर चर्चा देश के भविष्य पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आपने कांग्रेस नेता प्रियंका जी को यह कहते हुए सुना होगा कि आप कब तक नेहरू का नाम लेते रहेंगे। मैं उनसे सहमत हूं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उन्हें अतीत इतिहास में नहीं जाना चाहिए बल्कि भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा द्वारा आवास मंत्रालय शिवसेना को सौंपे जाने की संभावना है। साथ ही उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय भाजपा के पास ही रहेगा। सूत्रों ने बताया कि भाजपा के 2 सहयोगी दल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी पिछली महायुति सरकार में उनके पास रहे विभागों को बरकरार रखेंगे, सिवाय शिवसेना को एक अतिरिक्त मंत्रालय दिए जाने के। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 2 डिप्टी सीएम में से एक है, इसलिए भाजपा उनकी पार्टी को एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय दे सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस शुरू करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जो कोई भी सच बोलता है उसे इस तरह से धमकाया जाता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 में बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कोई भी सच बोलता है ये लोग उस पर महाभियोग प्रस्ताव का दबाव बनाते हैं और फिर भी वे संविधान की बात करते हैं। उनके दोहरे मापदंड देखिए। बिहार में नीतीश कुमार सरकार पर शनिवार को विरोधियों और सहयोगियों दोनों ही दलों की ओर से दबाव आया कि वह राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों की जांच का आदेश दे। आपको बता दें कि एनडीए सरकार एक आईएएस अधिकारी के व्यवहार को लेकर भी आलोचनाओं का सामना कर रही है, जिसने शुक्रवार को राज्य की राजधानी में एक परीक्षा केंद्र पर एक प्रदर्शनकारी छात्र को थप्पड़ मार दिया था। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो एनडीए के सहयोगी हैं, उन्होंने भी पटना के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह से जुड़ी घटना की निंदा की। मणिपुर के थौबल जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक संदिग्ध उग्रवादी मारा गया और उसके गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने सलुंग फार्म में एक कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार में बैठे लोगों ने उसे रोकने की बजाय उन पर गोलियां चला दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी हुई और बाद में कार में सवार 7 लोगों को पकड़ लिया गया। दिल्ली सरकार ने 1.5 साल से अधिक की देरी के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सभी 14 लंबित रिपोर्टें एलजी को भेज दी हैं, ताकि उन्हें विधानसभा में पेश करने के लिए उनकी मंजूरी मिल सके। राजनिवास ने शनिवार को यह जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने पहले ही आम आदमी पार्टी सरकार से, जो कि अगले साल फरवरी में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, उससे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा है, ताकि सीएजी रिपोर्टें पेश की जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले विजेंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में सरकार को विधानसभा में लंबे समय से लंबित 14 सीएजी रिपोर्टें पेश करने के निर्देश देने की मांग की थी। शनिवार 14 दिसंबर को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। दक्षिण कोरिया की संसद में पेश हुए इस प्रस्ताव पर वोटिंग में 300 सांसदों ने भाग लिया। इसमें 204 सांसदों ने महाभियोग के पक्ष में वोटिंग की, तो वहीं 85 सांसदों ने विपक्ष में वोट डाले। इस बीच जैसे ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की वोटिंग सफल होने की खबर आई, वैसे ही संसद के सामने जमा आम लोगों की भीड़ खुशी मनाने लगी। यून सुक येओल की पार्टी
पीपल पावर पार्टी के नेता हान डोंग हुन ने कहा कि उनकी पार्टी इस नतीजे को गंभीरता से स्वीकार करती है। वहीं युन सुक येओल की जगह अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू ने अपने पहले सार्वजनिक भाषण में कहा कि उनका ध्यान देश में सामान्य स्थिति को वापस लाने पर है। आपको बता दें कि युन सुक येओल ने हाल ही में देश में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा करते हुए इसके पीछे का कारण उत्तर कोरिया से मिल रही धमकी और देश विरोधी ताकतों को बताया था। और जब से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो युन सुक येओल ने मार्शल लॉ लगाने के फैसले को वापस ले लिया, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।